6 महीने बाद विशालकाय उड़ने वाले खजाने ने दर्जनों तारामंडलों की यात्रा की थी और कई अद्भुत दृश्य देखे थे, जिनमें मृत्यु से त्रस्त उजाड़ दुनिया से लेकर पूरी तरह से एक ही तत्व से बनी दुनिया तक शामिल थीं। सूर्य जैसे तारे मूल रूप से आग के विशाल गोले थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी थे जो पूरी तरह से पानी या बिजली से बने थे। रोज और एलेना के दृष्टिकोण में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। दोनों ने अपने पूरे जीवन में केवल दो ही दुनियाएं देखी थीं, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक मानी जा सकती हैं, लेकिन अब उन्हें ब्रह्मांड की विशालता का ज्ञान प्राप्त हो गया था। फिलहाल वे जहाज के मनोरंजन कक्ष में एक मेज पर साथ बैठे थे और किसी भी तरह से अपनी बोरियत दूर करने की कोशिश कर रहे थे। वे अक्सर झगड़ते थे, अक्सर प्रशिक्षण लेते थे और कुछ समय के लिए महारानियों की तरह विलासितापूर्ण जीवन भी जीते थे, लेकिन उनकी यात्रा इतनी लंबी थी कि उन्हें मनोरंजन के कोई निरंतर स्रोत नहीं मिल पाए। अब तक दोनों के बीच उतना टकराव नहीं रहा था जितना पहली मुलाकात में था। यहाँ तक कि पहले की तरह लड़ना भी अब उबाऊ लगने लगा था। अंतरिक्ष यात्रा का विचार तो मनोरंजक था, लेकिन ये हमेशा से एक लंबी प्रक्रिया रही है, और अगर उनके पास बात करने के लिए एक दूसरे का साथ न होता तो अकेलापन जल्द ही असहनीय हो जाता। वह अभी तक वापस नहीं आया? एलेना ने आह भरते हुए पूछा। नहीं, रोज ने जवाब दिया। वह पहले लगभग हर हफ्ते हमसे बातचीत करने के लिए आते थे, लेकिन पिछले 4 महीनों से उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है। क्या हमें यकीन है कि वह रास्ते में कहीं फंस नहीं गया? ये कैसे संभव हो सकता है? अगर सच में ऐसा हुआ होता तो ज़ारा अभी पागल हो रही होती। रोज ने अपने बगल में बैठे भेड़िए के रेशमी फर को सहलाते हुए कहा। मैं उसके बिना भी ठीक हूँ। वो बस मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बस इतना ही। ज़ारा ने अकड़कर शिकायत की, जिससे दोनों लड़कियां हंस पड़ीं। वे दोनों जानते थे कि वह इस तरह तभी बात कर सकती थी जब उसे उसकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस हो रही हो। उसने मुझसे काफी समय से कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुझे अब भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वह उसी स्थिति में है जहां वह पिछली बार था। जहाज की छत से झांकने की कोशिश करते हुए लड़कियों ने आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या कर रहा होगा। इस बीच वह व्यक्ति किसी प्राचीन भिक्षु की तरह धैर्य का अभ्यास करते हुए बैठा रहा। जैसा कि लड़कियों ने बताया, वह कई महीनों से अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उसके शरीर को घेरे हुए माना कि 2 धाराओं में से एक उग्र धारा में बदल गई थी, जबकि दूसरी में शायद ही कोई बदलाव आया था, और वह खुद को प्रकट करने की कोई जल्दी में नहीं थी। इसकी उपस्थिति इतनी नगण्य थी कि जब डेमियन ने विराम लिया या अपने ध्यान में फिर से प्रवेश किया, तब भी उसे इसके अस्तित्व का एहसास नहीं हुआ। एक बार फिर आंखें खोलते हुए डेमियन ने एक गहरी सांस ली। आयामी जादू पागलपन है। 7 महीने बीत चुके थे जब से वह अपने प्रशिक्षण में पूरी तरह से लीन था, लेकिन उसने नामात्र की ही प्रगति की थी। खैर, ये पूरी तरह सच नहीं था, लेकिन उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। छोटे पैमाने पर उन्होंने जबरदस्त प्रगति की थी। उनकी मौजूदा क्षमताओं का और अधिक विकास हुआ और वे अपनी तलवारबाजी कला का अगला रूप बनाने में सक्षम हुए। यह उनका नया द्वितीय रूप था जिसके बारे में वे लंबे समय से सोच रहे थे। इसकी मुख्य अवधारणा दूरी थी और अब अंतरिक्ष के माध्यम से इसे प्रभावित करना था। इसकी गहराई उनके पिछले रूपों से कहीं अधिक थी, लेकिन चूंकि यह एक ही लक्ष्य पर हमला करने वाला रूप था, इसलिए उन्होंने इसे अपनी तलवारबाजी कला के नए द्वितीय रूप के रूप में स्थापित किया। चूंकि वह कलाकृति को बिल्कुल शुरुआत से बना रहे थे, इसलिए इस तरह की चीजें उनके लिए आसान थीं। उनकी कला में प्रवाह पर जोर दिया गया था, लेकिन इस अर्थ में नहीं कि चालों का क्रम मायने रखता हो। किसी भी चरण से दूसरे चरण में जाने के लिए प्रवाह की आवश्यकता होती थी, जिसमें किसी भी बाधा को नजरअंदाज किया जाता था। समस्या ये थी कि सुधारों के बावजूद भी उसकी आयामी जादू की क्षमता स्तर 1 पर ही अटकी हुई थी। यहाँ तक कि जिसे वह पहले एक बड़ा सुधार मानता था, वह भी इस नई क्षमता की सतह को छूने जितना भी नहीं था। अपनी शक्ति की वास्तविक सीमा का अनुमान लगाते हुए डेमियन धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। दूर उसे एक विशाल ग्रह दिखाई दिया जो एपिरॉन से भी थोड़ा बड़ा था, और जहाज की दिशा से अनुमान लगाते हुए यही उनका गंतव्य था। वे अंततः बादल तल तक पहुंच गए थे। डेमियन जहाज के निचले हिस्से पर अपनी जगह छोड़कर अंदर मौजूद अन्य लोगों के साथ शामिल हो गया। वहां सिर्फ लड़कियां ही नहीं थीं, बल्कि जियाओ झेन और यिन जियान भी इकट्ठा हो गई थीं। आखिरकार आप पहुंच ही गए। लगता है आपका प्रशिक्षण सफल रहा। डेमियन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और समूह में शामिल हो गया। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं, तो मुझे एक और बात की पुष्टि करनी है, डेमियन ने कहा। क्या हमें नकली नामों का इस्तेमाल करना होगा या हम ऐसे ही काम चला लेंगे? शाओ झेन ने कुछ देर सोचा, लेकिन अंत में सिर हिला दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए।
हालांकि हमारे नाम आपके ग्रहलोक में चीनी नामों से मिलते जुलते हैं, लेकिन अन्य नामों का होना भी असामान्य नहीं है। हमारी दुनिया में असंख्य संस्कृतियां हैं, जिनमें से कुछ आपकी अपनी संस्कृति से भी मिलती जुलती हैं। और चूंकि आप मध्य महाद्वीप की ओर जा रहे हैं, इसलिए आपको वहां काफी मिश्रित आबादी मिलेगी। ये पांचों महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत है, और यह एक ऐसा स्थान है जहां अनेक संस्कृतियां मिलती हैं। डेमियन ने अपनी आंखों में थोड़ी निराशा छुपाते हुए सिर हिलाया। तियान लोंग या यांग लिंटियन या ऐसा ही कुछ बनना मजेदार होता। खेती बाड़ी डेमियन की पसंदीदा विधाओं में से एक थी, इसलिए उन उपन्यासों में पात्रों की तरह अभिनय करने के लिए उनमें काफी उत्साह था, लेकिन उन्होंने इन विचारों को झटक दिया। अगर इस दुनिया में मेरा नाम सामान्य है तो मैं अब भी ये सब काम कर सकता हूँ। मेरी इच्छा सूची में सबसे पहले है किसी युवा मालिक को नाराज करना। मेरी इच्छा सूची में दूसरा है किसी खूबसूरत लड़की को पाना। जैसे जैसे वह निरर्थक बातें सोचता गया, उड़ता हुआ जहाज बादल तल के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। आश्चर्यजनक रूप से माना घनत्व एपिरॉन की तुलना में थोड़ा कम था, लेकिन इतना कम नहीं कि ध्यान देने योग्य हो। डेमियन को इसका पता इसलिए चला क्योंकि वह पहले से ही एक विश्वकोर से जुड़ा हुआ था। इस जुड़ाव ने उसे परिवेशीय माना के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया था। ये खेती बाड़ी के कारण ही होना चाहिए। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुभव प्राप्त करने के सामान्य तरीके के बजाय लंबे समय तक परिवेशीय ऊर्जा को अवशोषित करने में व्यतीत करता है, इसलिए ग्रह को निश्चित रूप से असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। डेमियन ने जियाओ झेन की ओर देखा। खैर, ऐसी परिस्थितियों में मैं अन्य ग्रहों से माना शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता को समझ सकता हूँ। सौभाग्य से इस दुनिया में धर्मी और दुष्ट मार्ग के बीच एक मजबूत विभाजन है, और धर्मी संप्रदायों का ही नियंत्रण है। डेमियन ने कुछ समय पहले ही धर्म और अधर्म के मार्ग के बारे में जाना था। शक्ति प्राप्त करने के लिए दोनों मार्ग कारगर थे, लेकिन उनमें मुख्य अंतर नैतिकता का था। दुष्ट मार्ग के साधक अपने स्वार्थ के लिए नरसंहार और सामूहिक हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते थे। वे घृणित तकनीकों और विधियों का भी अभ्यास करते थे। इन विधियों में शक्ति को शीघ्रता से बढ़ाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप आधारभूत संरचना नष्ट हो जाती थी। इनमें से कुछ नियमावली लोगों को दूसरों से अनुभव चुराने की अनुमति भी देती थी, हालांकि वे शायद ही कभी प्रभावी होती थीं। जो नियमावली ऐसा कुशलतापूर्वक कर सकती थीं, उन्हें संभवतः दिव्य श्रेणी की नियमावली माना जाता था, लेकिन आमतौर पर लोग जिन नियमावली का उपयोग करते थे, वे इस स्तर तक नहीं पहुंचती थीं। इस प्रकार उन्हें अपनी शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए और अधिक पीड़ितों की आवश्यकता थी, जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त घृणित कृत्य हुए। डेमियन ये कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि अगर इस दुनिया में दुष्ट मार्ग के साधक अधिक प्रचलित होते तो पृथ्वी का क्या हाल होता। सही राह पर चलने वाले लोग वे हो सकते हैं जिनमें थोड़ी सी भी नैतिकता हो। हालांकि डेमियन इस बात से सहमत नहीं था। उसने जो पढ़ा और अनुभव किया था, उसके अनुसार सही राह पर चलने वाले लोग आमतौर पर खुलेआम साजिश रचने के बजाय छुपकर साजिशें करने वाले होते थे। खैर, वह सामान्यीकरण नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि इस श्रेणी में बहुत से सच्चे और ईमानदार लोग होंगे, जबकि अधिकांश लोग उसकी तरह ही अस्पष्ट श्रेणी में आएंगे। उसे छुपकर साजिश रचने वाले लोगों से भी कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वे उसकी राजनीतिक समझ और तार्किक सोच को विकसित करने में ही सहायक होंगे। इन लोगों के शिखर पर ज़ेड हेवनली पैलेस स्थित था। इसका नाम ही भव्य था, लेकिन इसका रुतबा उससे भी कहीं अधिक था। यदि ज़ेड हेवनली पैलेस लोगों को दाईं ओर जाने का निर्देश देता, तो बाईं ओर जाने का साहस बहुत कम लोगों का होता। क्या मुझे उनसे जुड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए? उन्होंने इस बारे में जरूर सोचा था, लेकिन वे अभी अभी इस दुनिया में आए थे। सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर फैसला लेना मूर्खता होगी। जब वह तार्किक रूप से सोचने की कोशिश कर रहा था, तभी जहाज अंततः एक विशाल शहर के बाहर जमीन पर उतरा। शहर चारों ओर से एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, संभवतः जंगली जानवरों को अंदर आने से रोकने के लिए, और उसका पूरा स्वरूप आग की लपटों की तरह लग रहा था। हमारे बनिंग सन सेक्ट में आपका स्वागत है, जियाओ ज़ेन ने उड़ते हुए खजाने का दरवाजा खोलते ही कहा। आसपास के विभिन्न दृश्यों को देखकर वह हल्के से मुस्कुराया और आगे बोला, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, हमारे क्लाउड प्लेन में आपका स्वागत है। डेमियन ने स्पष्ट जिज्ञासा के साथ अपने आसपास के वातावरण को देखा। इस समय डेमियन का समूह पश्चिमी महाद्वीप पर था, जहां बनिंग सन सेक्ट स्थित था, क्योंकि जियाओ ज़ेन और यिनजियान भी वहीं जा रहे थे। और सामने के शहर को देखकर ही डेमियन समझ गया कि इस दुनिया पर पूर्वी प्रभाव कितना गहरा है। वैसे तो इसे प्रभाव कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों दुनियाओं का आपस में कोई संबंध नहीं था,
लेकिन पृथ्वी पर पले बड़े व्यक्ति को पैगोडा और पूर्वी शैली की वास्तुकला देखकर ऐसा ही महसूस हुआ। लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह दृश्य ही अलग नहीं था, बल्कि उस वातावरण में कुछ ऐसा था जो क्लाउड प्लेन को डेमियन द्वारा देखे गए अन्य दो संसारों से अलग करता था। वह जिस हवा में सांस ले रहा था, उसमें उसे यह महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में एक ऐसी आध्यात्मिकता समाहित हो जो एपेरॉन में नहीं थी। पृथ्वी की तो बात ही छोड़िए, पृथ्वी पर माना और नए अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का कोई अध्येता नहीं था, इसलिए इसमें इस प्रकार की विशिष्टता नहीं थी। जहां तक एपेरॉन की बात है, उसने क्लाउड प्लेन में कदम रखने तक इस अंतर को महसूस नहीं किया था। उसने सोचा था कि यह परिवेशीय माना की बढ़ी हुई गुणवत्ता का ही असर है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एपेरॉन का वातावरण शांतिपूर्ण होने के साथ साथ रोमांचकारी भी था, जिसने डेमियन की रुचि जगा दी। वहीं क्लाउड प्लेन का वातावरण अधिक निर्मम और शक्ति के लिए प्यासा प्रतीत होता था। इस वातावरण में कुछ ऐसा था जिसने डेमियन को मोहित कर लिया और उसका खून खौल उठा। यह संभव नहीं था कि पूरी दुनिया निरंतर हिंसा की स्थिति में हो, लेकिन उसे लगा कि उसे यहाँ जिस संघर्ष और दबाव का सामना करना पड़ेगा, वह एपेरॉन से कहीं अधिक होगा। फिलहाल डेमियन का समूह शियाओजेन से अलग हो चुका था, क्योंकि दुनिया में आने के साथ ही उनका सहयोग समाप्त हो गया था। यिन जियान के मन में उनके प्रति थोड़ी सी नाराजगी होने और शियाओजेन की संप्रदाय के भीतर जिम्मेदारियों को देखते हुए संभावना यही है कि वे कुछ समय के लिए, या शायद कभी भी, दोबारा नहीं मिलेंगे। तो क्या किसी के पास इस बारे में कोई सुझाव है कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? उन्होंने पूछा। हमने पहले जो सीखा है उसके आधार पर हमें चारों छोटे महाद्वीपों पर कोई चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पहले से ही इन मध्यम आकार के संप्रदायों में वरिष्ठ माने जाते हैं। बेहतर होगा कि हम सीधे मध्य महाद्वीप की ओर चलें। रोज ने जवाब दिया। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें सीधे वहीं जाना चाहिए। जब तक मुझे गंभीर दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब तक मुझे खुद को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, एलेना ने दृढ़ भाव से कहा। उन तीनों में से एलेना सबसे कम सहज महसूस कर रही थी। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ था, वह उसके लिए बिल्कुल अवास्तविक था। क्लाउड प्लेन तक पहुंचने की अपनी लंबी यात्रा के दौरान ही उन्हें आखिरकार वास्तविकता का एहसास हुआ। सबसे पहले उसकी मुलाकात डेमियन से दोबारा हुई। जब बात उसकी आती थी तो वह हमेशा अनजाने में ही उससे जुड़ी किसी भी समस्या से बचने की कोशिश करती थी। उससे दोबारा मिलने का उसका दृढ़ निश्चय इतना प्रबल था कि वह लगभग पागलपन की हद तक पहुंच गया था, और इस दृढ़ निश्चय के पीछे उसके लिए उसकी भावनाएं थीं। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई तो वह अपनी एक प्रेमिका को साथ लेकर आया था। वह बेहद दुखी हुई, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश की। जैसे जैसे वे धीरे धीरे अपने पुराने रिश्ते में वापस लौट रहे थे, उसने उसके प्रति अपनी तीव्र भावनाओं को दबाना शुरू कर दिया। फिर भी हालात पहले जैसे नहीं थे। डेमियन अब वैसा बच्चा नहीं रहा था जैसा पहले हुआ करता था। वह हमेशा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करता था, पहले की तरह मौज मस्ती नहीं करता था, और उसका पूरा व्यक्तित्व उदासीनता की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता था। उसे पुराने डेमियन की याद आती थी, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। क्या उसे कहने का अधिकार भी था? उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि 4 साल की जुदाई में डेमियन ने क्या क्या झेला होगा, लेकिन वह जानती थी कि वह बहुत कष्टदायक था। और इस तरह उसने एक बार फिर इस मुद्दे को टाल दिया। निफ्लहाइम में घुसपैठ होने तक वह पहले की तरह ही अपना जीवन जीती रही। उस समय उसे रोमांच और भय दोनों का अनुभव हुआ। उसे सहयोगियों के साथ खतरे में उतरने से मिलने वाली नई अनुभूति का भरपूर आनंद मिला, लेकिन उसे ब्रह्मांड की विशालता और क्रूरता को समझने का भी मौका मिला। उस दिन उसने जो दृश्य देखे थे, वे कभी कभी उसके सपनों में भी आते थे, लेकिन वह अब भी उन्हें नजरअंदाज करती थी। और उसके बाद उसने एक नई दुनिया की यात्रा की, उसके दर्शनीय स्थलों को देखा, उसे एक नई तलवार दी गई, और यहाँ तक कि उसने एक ऐसे प्राणी के साथ भोजन भी किया जिसकी शक्ति अथाह प्रतीत होती थी। हर मुश्किल घड़ी में वह बस हालात के साथ चलती रही। उसने चीजों के बारे में ज्यादा गहराई से न सोचने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन तभी वह एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर दूसरी दुनिया में पहुंच गई। उसे 7 महीने का समय दिया गया, जहां उसके साथ केवल रोज और जारा ही थीं। उन 7 महीनों के दौरान सब कुछ उसके लिए बिखर गया। जिस वास्तविकता से वह बचने की हर संभव कोशिश कर रही थी, अंततः वह उसके सामने आ ही गई। जब उसने जहाज की विशाल खिड़कियों से बाहर देखा और चारों ओर टिमटिमाते तारों को देखा, तो उसे एहसास हुआ कि महज 2 महीनों में उसका जीवन पूरी तरह से उलट-पुलट हो गया था।
उसे यह बात पसंद नहीं थी कि डेमियन उसके अलावा किसी और के साथ था, लेकिन क्या वह शिकायत कर सकती थी? सच कहूं तो उसे रोज भी पसंद थी, भले ही सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही सही। उसे आखिरकार प्रतिद्वंद्वी होने का अनुभव मिल गया था। कभी कभी वह चाहती थी कि रोज और भी घमंडी और घृणास्पद हो ताकि वह अपने अनचाहे विचारों को सही ठहरा सके, लेकिन उसने उस भावना को जबरदस्ती दबा दिया। वह किसी रूढ़िवादी ईर्ष्यालु लड़की की तरह नहीं बनना चाहती थी। उसने डेमियन की सिर्फ दोस्त बनकर रहने की पूरी कोशिश की ताकि वह उस पर भरोसा कर सके, लेकिन क्या ऐसा करना कभी आसान था? बचपन से ही उसके मन में डेमियन के लिए आकर्षण पनपा था। कल्पना कीजिए कि 10 साल तक अपने दिल में ये भावनाएं दबाकर रखने से ये कितनी गहरी हो गई होंगी। उसे अपनी कमजोरी का भी बड़ी मेहनत से एहसास कराया गया। हालांकि डेमियन और रोज ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि जब भी संभव हुआ उन्होंने उसे शामिल भी नहीं किया, लेकिन उनके सूक्ष्म कार्यों ने उसे उस कमी को समझने में मदद की। इस बात का प्रमाण ये था कि उन्होंने लगभग उसे इस साहसिक यात्रा पर अपने साथ आने की अनुमति नहीं दी थी। वह कमजोर थी और अभी भी दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी जबकि वे तीसरी कक्षा में थे। उसने निफ्लहेम के अंधकार में राक्षसों से लड़ते समय उनकी शक्ति देखी थी, और उसने ये भी देखा था कि डेमियन मारने में कितना निडर था। वह जानती थी कि उसकी वर्तमान सोच भविष्य में काम नहीं आएगी। उसे हाल ही में माना सर्किट के बारे में पता चला था, और शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में उसने क्लाउड प्लेन की यात्रा के दौरान अपना खुद का सर्किट बनाया था। एलेना खुश तो थी, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी स्थिति से नफरत भी थी। और जब उसने सोचा कि वह इसे कैसे बदल सकती है, ताकत, यही एक बात उसके दिमाग में आए। अगर वह मजबूत होती तो वह अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, और अगर वह मजबूत होती तो वह अपने फैसले खुद ले सकती थी और सम्मान पा सकती थी। भले ही यह उसकी सुरक्षा की चिंता से ही क्यों न हो, एलेना को किसी का संरक्षण मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उसने क्लाउड प्लेन की इस यात्रा में रोज से आगे निकलने और उससे भी बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य बना लिया। उसे पता था कि बाद में वे डेमियन से अलग हो जाएंगे, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उसे इतना परिपक्व होना था कि दोबारा मिलने पर वह डेमियन को प्रभावित कर सके। और फिर शायद उसने इस विचार को निरर्थक समझकर झटक दिया। अंततः जब तक वह दूसरों से मुकाबला नहीं कर लेती, तब तक उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता था। एलेना अपने संकल्प पर अडिग थी। पिछले 4 वर्षों के विपरीत, जब उसने डेमियन के लिए या ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह फिर कभी ऐसी ही स्थिति में न फंसे, ताकत हासिल की थी, इस बार वह ये सब अपने लिए कर रही थी। बेशक वह पहचान पाना चाहती थी और बेशक वह प्रशंसा भी चाहती थी, लेकिन ये सब गौण था। वह ताकत चाहती थी ताकि वह जब चाहे जो चाहे हासिल कर सके। यह कोई भव्य लक्ष्य नहीं था, लेकिन दृढ़ निश्चय वाला लक्ष्य था। यह ऐसा लक्ष्य था जिसका वह शिखर तक पहुंचने तक अनुसरण कर सकती थी। और अब जब उसे आखिरकार एक दिशा मिल गई थी, तो बस उसे अमल में लाना बाकी था। एलेना, तुम वहां हो। एलेना अपने विचारों से तब बाहर निकली जब एक बड़े हाथ ने लगातार उसके चेहरे पर थपथपाया। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अजीब हरकतें करना बंद करो, उसने हाथ झटकते हुए कहा। जाहिर है वह हाथ डेमियन का था। अरे माफ कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए कहीं खो गए थे। लगता है हम आखिरकार समुद्र तक पहुंच गए हैं। तभी एलेना ने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दिया। जब वह सोच में डूबी हुई थी, तब तक उनकी पिछली बातचीत खत्म हो चुकी थी। वे उड़ने से पहले समुद्र तक पहुंचने के लिए पश्चिमी महाद्वीप के किनारे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एलेना अवचेतन रूप से ही उनका पीछा कर रही थी। अब जब वह अपने विचारों से जाग उठी थी, तो वह आखिरकार अपने आसपास के वातावरण की सराहना करने में सक्षम हो गई थी। विशाल जलराशि की लहरें महाद्वीप के रेतीले तट से टकरा रही थीं। यह बादल तल का बादल सागर था। ये जलराशि महाद्वीपों की तुलना में दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम स्वयं दुनिया के नाम पर रखा गया था। इस विशाल समुद्र को पार करते हुए समूह मध्य महाद्वीप पर पहुंच जाएगा, जहां से उनकी यात्रा शुरू होगी। अपने सामने के शांत दृश्य को देखते हुए एलेना के मन में केवल एक ही विचार था, मैं हर चीज को पार कर जाऊंगा। बादल सागर इतना विशाल था कि कई साधकों के पास इसे पूरी तरह से पार करने की क्षमता नहीं थी, जिसके कारण वे अपने अपने महाद्वीपों पर ही फंसे रह गए। सबसे पहले तो क्लाउड प्लेन के 4 परिधीय महाद्वीप इतने विशाल थे कि अगर कोई ऐसा करने की इच्छा न रखता हो तो उसे उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बहुत कम लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन जिन्होंने कोशिश की, उनमें से बहुत कम ही सफल हो पाए। दूरी के कारण एक ही बार में पूरी दूरी पार करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा कम हो सकती थी। इसके अलावा समुद्र का खतरा भी था।
ऐसा नहीं था कि केवल पृथ्वी पर ही समुद्री राक्षस आतंक मचाते थे, बल्कि पृथ्वी तो इसका एक शुरुआती उदाहरण थी। क्लाउड प्लेन जैसी प्राचीन दुनियाओं के लिए समुद्र और भी अधिक भयावह रहा होगा। हालांकि ऐसे जहाज मौजूद थे जिनका इस्तेमाल लोग अलग अलग महाद्वीपों की यात्रा करने के लिए करते थे, लेकिन वे बेहद दुर्लभ थे और केवल समाज के उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही थे। सौभाग्यवश सतह के पास रहने वाले समुद्री राक्षस आमतौर पर अपनी अधिकतम शक्ति पर तीसरे दर्जे के ही होते थे, इसलिए ऐसी सेवा संभव हो पाती थी। लेकिन गहराई से कहीं अधिक शक्तिशाली समुद्री राक्षस के उभरने का खतरा हमेशा बना रहता था। बादल सागर के भीतर कोई भी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। फिलहाल डेमियन का समूह इन खतरों का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा था। ज़ारा काफी ऊंचाई पर उड़ रही थी, जिसके कारण समुद्री राक्षस उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वे अक्सर विशालकाय जानवरों को देखते थे, जिनमें से कुछ पृथ्वी के जानवरों से मिलते जुलते थे, जबकि कुछ पूरी तरह से पौराणिक थे, जो उनकी ओर कूदते हुए उन्हें पूरा निगलने की कोशिश करते थे। यह नज़ारा सचमुच अद्भुत था, खासकर इसलिए कि समूह में लगभग हर कोई अकेले ही इन राक्षसों का मुकाबला कर सकता था। उन्होंने इस अनुभव को एक तमाशे के रूप में लिया, लेकिन उन्होंने अपनी सतर्कता कम नहीं की। जियाओ झेन ने उन्हें बादल सागर और उसमें रहने वाले राक्षसों के बारे में चेतावनी दी थी, और विशेष रूप से एक जानवर की ओर इशारा किया था। अगर कभी आपको कोई तूफान अपनी ओर आता हुआ दिखे तो हमेशा विपरीत दिशा में भागें, उन्होंने कहा था। यह कोई प्राकृतिक तूफान नहीं है, यह उन विशालकाय समुद्री ड्रैगनों में से एक है जो कभी कभी शिकार करने के लिए सतह पर आते हैं। समुद्री ड्रैगन को इमारतों से भी बड़े विशालकाय सांपों के समान बताया गया था, लेकिन फिर भी वे पूर्वी ड्रैगन की श्रेणी में आते थे। हालांकि उन्हें हर कीमत पर उनसे बचने के लिए कहा गया था। डेमियन उस मुठभेड़ की प्रतीक्षा कर रहा था, अगर वह कभी हुई तो। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत में एक वाइवन से मुलाकात की थी, लेकिन उसने अभी तक किसी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था जिसे विश्वासपूर्वक ड्रैगन कहा जा सके, और वह किसी ड्रैगन से मिलने और संभवतः उसे खा जाने के लिए बेताब था। डेमियन की काबिलियत की तो बात ही छोड़िए, उसने बहुत लंबे समय से अपने शरीर का विकास नहीं किया था। ऐसा करने के लिए उपयुक्त जानवर थे ही नहीं। इसके अलावा जिस स्तर पर वे अब पहुंच चुके थे, उस स्तर पर जानवर बुद्धिमान जीव थे जो बेवजह संघर्ष नहीं करते थे। खैर, अगर मुझे संघर्ष ही चाहिए तो मुझे मध्य महाद्वीप में इसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मध्य महाद्वीप की प्रमुख शक्तियां मुख्य रूप से 5 संप्रदायों और 4 प्रमुख कुलों में विभाजित थीं। ये संप्रदाय थे: एजियोर लोट संप्रदाय, डिवाइन ड्रैगन टेम्पल, सुप्रीम फेरी पैराडाइज, सेलेस्टियल स्टार पैलेस और अंत में दैट हेवनली पैलेस। मध्य महाद्वीप के 4 प्रमुख कुल वांग, शी, जू और लोन कुल थे। 4 प्रमुख कुलों के विपरीत, जिनकी शक्ति लगभग बराबर थी, संप्रदायों ने अपने लिए एक रैंकिंग निर्धारित की थी जो उपर्युक्त क्रम का पालन करती थी, अंतिम से पहले तक। ये निर्धारण शिष्यों की संख्या और शक्ति के साथ साथ गुप्त क्षेत्र और क्षेत्रीय प्रतियोगिता आयोजनों में संप्रदायों की स्थिति पर आधारित थे। दुर्भाग्य से क्षेत्रीय टूर्नामेंट अभी भी 5 साल दूर था, इसलिए डेमियन को शायद ही उसमें प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसे उस तारीख की जानकारी नहीं थी जब गुप्त क्षेत्र खुलेगा। उन्हें पहले से ही एक गुप्त क्षेत्र में अनुभव था, इसलिए वे एक और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना से उत्साहित थे। महाद्वीप के भीतर भी दर्जनों छोटे संप्रदाय थे, लेकिन उनका शायद ही कभी उल्लेख किया जाता था, क्योंकि उनके अनुयायी मुख्य रूप से उन लोगों में से आते थे जो शीर्ष 5 संप्रदायों में स्वीकार किए जाने में असफल रहे थे। इनके अलावा एक रसायन शास्त्र संघ भी था, जिसका प्रभाव 5 महाद्वीपों में फैला हुआ था, साथ ही अन्य सहायक बल भी थे। हालांकि इन बलों के लिए निष्ठा अनिवार्य नहीं थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी संप्रदाय में रहते हुए भी इनमें शामिल हो सकता था। डेमियन ने एपिरॉन पर मौजूद एडवेंचरस गिल्ड की तरह काम करने वाले एक मर्सिनरी गिल्ड के बारे में भी सुना था, लेकिन उसका प्रभाव उतना व्यापक नहीं था। इसे पहले उल्लेखित सहायक शक्तियों में गिना जाता था। अचानक डेमियन ने अपना सामान खोला और उसमें से क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जो शियाओ जेन ने उसे दिया था। किसने सोचा होगा कि आत्मा के पत्थर सचमुच मौजूद होते हैं। इस साधना जगत की मुद्रा वास्तव में आत्मा पत्थर थे, हालांकि वे ठीक वैसे नहीं थे जैसा कि उसने अनगिनत साधना उपन्यासों में पढ़ा था। वे क्रिस्टलीकृत माना से बने थे, लेकिन वे बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं थे। ऐसा लगता है कि इस दुनिया ने माना के परिचय के समय से ही इनका उत्पादन शुरू कर दिया था। हालांकि स्पिरिट स्टोन का उपयोग साधना या माना क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनके भीतर मौजूद माना शुद्ध नहीं थी। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से दूषित थी, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शी क्रिस्टल बने जिन्हें स्पिरिट स्टोन के नाम से जाना जाने लगा। बिना किसी स्पष्टीकरण के भी डेमियन ये
बात समझ गया था। आखिरकार उसने स्वयं शुद्ध माना को क्रिस्टलीकृत किया था और उसका स्वरूप और क्षमता देखी थी। उसके द्वारा बनाए गए वे माना मोती हानिरहित मुद्रा की बजाय संपीड़ित बमों की तरह काम करते थे। जैसे ही डेमियन ने अपने हाथ में मौजूद स्पिरिट स्टोन से अपना ध्यान हटाया, उसने दूर जमीन की एक परछाई देखी। हालांकि वे बिल्कुल पास नहीं थे, लेकिन बहुत दूर भी नहीं थे। सच कहें तो उन्हें लगा था कि यात्रा में 1 महीना और लग जाएगा, लेकिन ज़ारा की तेज गति ने यात्रा को काफी सुविधाजनक बना दिया। अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही बीता था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे एक दिन में ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आकाश नहीं चाहता था कि उनकी यात्रा सुगम हो। जब बाकी सभी को बादलों के सागर को पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, तो वे शांतिपूर्वक इसे कैसे पार कर सकते थे। दूर से एक भयंकर तूफान उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यह एक बवंडर जैसा लग रहा था, जिसमें हवाएं इतनी तेज गति से चल रही थी कि किसी भी कमजोर प्राणी को चीर सकती थी। बिजली इतनी तेज चमक रही थी कि समुद्र के पानी को पिघला देती थी, और लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि सुनामी के बराबर थीं। यह एक वास्तविक प्राकृतिक आपदा थी, फिर भी इसमें कुछ भी प्राकृतिक नहीं था। उस तूफान के बीच डेमियन एक विशाल छाया को चुपचाप हवा में तैरते हुए देख सका। क्लाउड सी का मशहूर समुद्री ड्रैगन है ना, उनमें मौसम को नियंत्रित करने की जन्मजात क्षमता होती है और उनका लगाव पानी और बिजली से होता है। अगर किसी का सामना यात्रा के दौरान समुद्री ड्रैगन से हो जाए, तो उसके पास शीघ्र मृत्यु की प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। एलेना और रोज ने आने वाले तूफान को डर के साथ देखा। हालांकि उन्हें कुछ हद तक भरोसा था कि अगर वे मिलकर काम करें तो युद्ध जीत सकती हैं, लेकिन सामने के दृश्य को देखकर उनके मन में पनप रहे डर को यह विश्वास दबा नहीं सका। डेमियन, बेहतर होगा कि हम अपनी यात्रा तेज कर लें ताकि हमारा सामना उस चीज से न हो। ऐसा लगता है कि हम बाल बाल बचेंगे। हालांकि डेमियन के विचार इस धारणा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। उसे अचानक ऐसी प्यास महसूस हुई जो उसने काफी समय से महसूस नहीं की थी, शायद कालकोठरी में बिताए दिनों के बाद से भी नहीं। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा और आमतौर पर शांत रहने वाली उसकी नीली आंखों की जगह खून जैसा लाल रंग दिखने लगा। उसके दांत नुकीले हो गए और उसकी उंगलियां भी पंजों जैसी हो गईं। उसकी मांसपेशियां तन गईं और गला गर्म हो गया। उसे आसमान की ओर दहाड़ने की तीव्र इच्छा हुई। उसका खून खौल उठा, मानो उसके भीतर कुछ ऐसा था जो इस मुठभेड़ से पीछे हटने को तैयार नहीं था। और ऐसा ही हुआ। वाइवन से प्राप्त उसके गुण इस विशालकाय जीव के सामने चुनौती का सामना कर रहे थे, जो स्वयं भी ड्रैगन का वंशज था। उसे समुद्री ड्रैगन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। डेमियन की आभा बदलने लगी, उसका रंग उसकी आंखों के खून जैसे लाल रंग से मेल खाने लगा, क्योंकि उसकी रक्त पिपासा रिसने लगी थी, जिससे समुद्री ड्रैगन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसकी निगाहों को भांपते ही डेमियन का उत्साह बढ़ गया, क्योंकि एक खास तरह की भावना ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे वह पिछले कुछ वर्षों में इसकी निष्क्रियता के कारण लंबे समय से भूल चुका था। यही वह अंतर्ज्ञान था जिसने उसे बताया कि अपने शिकार को खाने से उसे कब लाभ होगा। मुझे वो शक्ति चाहिए। बूम! ये किसी विस्फोट या टक्कर की आवाज नहीं थी, बल्कि उस शॉकवेव की आवाज थी जो तब उत्पन्न हुई जब डेमियन ने दूर से आ रहे भयंकर तूफान की ओर खुद को उछाला। वह आगामी युद्ध का और इंतजार नहीं कर सकता था। अपने पास आती हुई रक्तपिपासा की आभा को भांपते हुए समुद्री अजगर क्रोध से दहाड़ा। मनुष्य, मेरी ही धरती पर मुझे चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेमियन ने तूफान के बाहरी किनारे पर पहुंचते ही एक बेतहाशा मुस्कान के साथ जवाब दिया और बिना किसी झिझक के खुद को उसमें झोंक दिया। पूरी घटना कुछ ही सेकंडों में घटित हो गई, जिससे लड़कियां अचंभित रह गईं और प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहीं। अरे बड़े आदमी, क्यों न तुम मुझे एक अच्छी लड़ाई दिखाओ? डेमियन चिल्लाया। हम्फ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो लोग मेरी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं उनका क्या होता है। समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थीं और वे विशाल बवंडरों में तब्दील होकर तूफान में बेतहाशा आगे बढ़ रही थीं। बिजली जो पहले बेतरतीब ढंग से समुद्र पर गिर रही थी, अब अचानक डेमियन के स्थान पर केंद्रित होने लगी। धमाका, धमाका! वह जहां भी जाता उसका स्वागत बिजली के एक और झटके से होता, लेकिन डेमियन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका पूरा अस्तित्व विनाश की लालसा से भरे उस रक्त लाल रंग से दमक रहा था। उसके शरीर के चारों ओर काली बिजली कड़कने लगी। उसकी पिछली बिजली के विपरीत यह नई बिजली कहीं अधिक खतरनाक और उग्र प्रतीत हो रही थी। उसने निशाना साधने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि अपने चारों ओर बेतरतीब ढंग से बिजली गिराकर अपने ऊपर होने वाले हर हमले का जवाब दिया।
इस समय तक उसने समुद्री ड्रैगन का असली रूप नहीं देखा था, केवल तूफान में दिखाई देने वाली उसकी धुंधली परछाई ही देखी थी। जैसे ही डेमियन ने बिजली के एक और झटके से खुद को बचाया, पानी का एक बवंडर उसकी ओर तेजी से बढ़ा और उसे अपनी चपेट में ले लिया। बवंडर के भीतर डेमियन पर चारों ओर से पानी की अनगिनत बौछारें पड़ रही थीं। ये स्पष्ट था कि अजगर की शक्ति उससे कहीं अधिक थी, क्योंकि वह उसे काफी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। उसके शरीर पर घाव जमा होने लगे, लेकिन डेमियन ने इसे हल्के में लिया। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर ठीक हो रहा है, हालांकि चोट लगने की गति से थोड़ा धीमा। यह महसूस करते हुए कि अगर वह सीधे बवंडर से बाहर निकल गया तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, डेमियन ने अपनी तलवार निकाली और फिर अपनी मुद्रा धारण की। उसने अपने पैरों को चौड़ा किया और घुटनों को थोड़ा मोड़ा। हवा में झुकते हुए उसने तलवार पकड़े हुए हाथ को पीछे की ओर खींचा, जिससे तलवार पूरी तरह से क्षैतिज कोण पर बनी रही। वॉइड स्वॉर्ड 8 सेकंड स्टेप, हॉराइजन ब्रेक। बूम! जैसे ही डेमियन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी तलवार में एक झिलमिलाहट हुई, जिससे बवंडर में एक बड़ा छेद हो गया। डेमियन इस छेद से बाहर निकला और अपने नए हमले की क्षमता को देखकर मुस्कुराया। हालांकि उन्हें एक पल भी आराम नहीं मिला। जैसे ही वे बवंडर से बाहर निकले, उन पर बिजली की लगातार बौछार होने लगी, मानो आसमान उन्हें सजा देना चाहता हो। बूम! उसने यथासंभव हमलों से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ हमले उससे लग गए। डेमियन पीछे की ओर उछल गया और उसकी कमीज फट गई, जिससे उसकी छाती पर बना गहरा जलने का निशान साफ दिखाई देने लगा। फिर भी डेमियन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। वह किसी भी मायने में आत्मपीड़क नहीं था, लेकिन आखिरकार वह एक ऐसी लड़ाई में था जिसे वह आसानी से नहीं जीत सकता था। तूफान का भरपूर आनंद लेने के बाद डेमियन समुद्री ड्रैगन की ओर दौड़ा। उसने अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बिना किसी निश्चित योजना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पलायन किया। इंसान, भागना बंद करो और मेरे लिए मर जाओ। समुद्री अजगर अपना आपा खो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे आसन खतरे का आभास हो गया। उसने झट से अपने विशाल शरीर को एक असंभव कोण पर मोड़ा और देखा कि जिस धुंध में वह छिपा हुआ था, उसमें एक बड़ा घाव हो गया है। वॉइड स्वॉर्ड 8 का पहला चरण, ब्लेडलेस। अब जबकि वह विनाश के एक नए स्तर पर पहुंच चुका था, विशेष रूप से अंतरिक्ष में अपने प्रशिक्षण के बाद बिना ब्लेड के हमले की संभावनाएं असीम थीं। फिर भी डेमियन ने इसके सबसे आदिम रूप का प्रयोग किया, हमले में भारी मात्रा में माना ऊर्जा लगाकर उसके लक्ष्य क्षेत्र को विस्तृत किया। धुंध छटने के बाद उसे आखिरकार समुद्री अजगर का स्पष्ट नजारा देखने को मिला। खैर, उसे सर्प कहना ज्यादा उचित होगा। वह ज़ारा से भी बड़ा था, लगभग 100 मीटर लंबा, और उसका पूरा शरीर चमकदार हरे शल्कों से ढका हुआ था। इसके कोई अंग नहीं थे और इसकी ड्रैगन से समानता केवल इसके सिर में थी। ये किसी चीनी ड्रैगन की नकल जैसा दिखता था, बस विशाल और भयानक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह एक बार फिर बोला। इसे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो इस तूफान से बच सके। लेकिन तूफान के बिना भी यह कमजोर नहीं था, बल्कि इसके विपरीत इसकी क्षमताओं का प्रदर्शन अभी तक हुआ ही नहीं था। अब जब उसे अपने प्रतिद्वंदी की स्पष्ट तस्वीर मिल गई थी, तो डेमियन सीधे उसके सिर पर टूट पड़ा। वह उसे एक ही झटके में काट देना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। समुद्री ड्रैगन ने अपनी पूंछ को जोर से झटका दिया, जिससे जोरदार आवाज हुई और उसके आसपास की हवा सिकुड़ गई। डेमियन को तार्किक रूप से दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह सीधे उसकी पूंछ से टकरा गया। उसने जितनी जल्दी हो सके अपनी मुट्ठी में माना ऊर्जा एकत्रित की और मुक्का मारते ही अपने माना सर्किट को अत्यधिक सक्रिय कर दिया। जब दोनों आपस में टकराए तो इलाके में एक और धमाका गूंज उठा। पूंछ पीछे की ओर धकेल दी गई, उसकी खाल में दरारें साफ दिखाई दे रही थीं, जबकि डेमियन बहुत दूर जा गिरा। उसका हाथ बगल में लटक रहा था, मानो अब काम नहीं कर रहा हो। टक्कर में उसकी हड्डियां बुरी तरह चकनाचूर हो गई थीं, लगभग ठीक न होने की स्थिति तक, लेकिन डेमियन आखिरी क्षण में कुछ हद तक नुकसान की भरपाई करने में कामयाब रहा। समुद्री अजगर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके सामने खड़ा इंसान उस टक्कर में बच गया, लेकिन उसने अपने विचारों को झटक दिया। वह इस लड़ाई से ऊब चुका था, इसलिए वह इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। मनुष्य, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अजगर का सामना करने का क्या मतलब होता है। समुद्री ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और उसमें ऊर्जा एकत्रित करने लगा। उसके जबड़ों के भीतर जल ऊर्जा का एक विशाल नीला गोला बनने लगा। ये सांस से हमला करने वाला है, डेमियन ने सोचा। तो चलिए इसकी भी तुलना करते हैं। उसने बहुत लंबे समय से अपनी सांस का इस्तेमाल नहीं किया था,
और अपनी प्रवृत्तियों में बदलाव के बाद उसने इसकी क्षमता को नहीं देखा था, इसलिए वह अगले टकराव की प्रतीक्षा कर रहा था। ड्रैगन की तरह ही डेमियन ने एक गहरी सांस ली। उसके जबड़ों में एक पारदर्शी, विनाशकारी ऊर्जा एकत्रित हुई और उसकी सतह पर काली धारियां चटकने लगीं। दोनों एक ही जगह स्थिर खड़े रहे, एक दूसरे को भयंकर निगाहों से घूरते हुए, जैसे उनके हमले तेज हो रहे हों। शायद ये सम्मान, चुनौती या फिर इसलिए था क्योंकि दोनों में से किसी को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को जरा भी नहीं टोका। और फिर दो जोरदार गर्जनाओं ने बादल सागर को हिला दिया। एक चमकदार नीली ऊर्जा की किरण जो लेजर के समान दिखती थी और एक पारदर्शी ऊर्जा की किरण जो काले प्रकाश से चमक रही थी, आपस में टकरा गईं। धमाका! उनके टकराने से एक अभूतपूर्व विस्फोट हुआ, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे एक दूसरे को धक्का देते रहे, अपनी ऊर्जा समाप्त होने से पहले दूसरे को हराने की कोशिश करते रहे। टक्कर से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी थी। समुद्री ड्रैगन की गर्दन पर मौजूद शल्क पिघलने लगे, जबकि डेमियन की त्वचा पर भी छाले पड़ने लगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो नीचे की लाल मांसपेशियां दिखाई देती थीं। लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। ऊर्जा किरणों के टकराव के दौरान ही डेमियन ने ड्रैगन के सिर पर टेलीपोर्ट किया। खाल में एक दरार देखकर उसने अपनी तलवार अंदर घुसा दी। वॉइड स्वॉर्ड आर्ट का चौथा चरण, स्थानिक पतन। उसने अजगर की त्वचा के भीतर स्थानिक पतन की शुरुआत की। वातावरण के मुड़ने के बजाय अजगर का शरीर ही मुड़ने लगा। गर्जना! इस अनुभूति से अजगर दर्द से कराह उठा। वह इस मनुष्य को ऐसे ही जीवित नहीं रहने दे सकता था, अन्यथा उसकी सचमुच मृत्यु हो सकती थी। ऊपर आसमान में बादल गरजने लगे और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। देखते ही देखते बिजली की कई कड़कें बरसने लगीं। बूम बूम बूम! पहले के विपरीत डेमियन ने बचने की कोशिश भी नहीं की। वह अजगर के सिर पर मजबूती से खड़ा रहा और बिजली के झटके से अपने शरीर पर और अधिक माना ऊर्जा प्रवाहित करता रहा। उसका सिर चकरा रहा था, उसकी त्वचा जल गई थी और गर्मी के कारण उसकी मांसपेशियां भी पिघलने लगी थीं। फिर भी वो मजबूती से खड़ा रहा। अगर उसमें अपनी जन्मजात विद्युत प्रतिरोधक क्षमता न होती तो वह अब तक राख हो चुका होता। लेकिन ये तो सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य था। डेमियन दर्द से कराह उठा, लेकिन टस से मज नहीं हुआ। दोनों हाथों से अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए उसने उसे घाव के अंदर घुमाया, जिससे घाव और फैल गया। स्थिर खड़े रहकर बमबारी का सामना करने की इच्छा न रखते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि खुद को मजबूत करने के लिए कुछ माना का भी इस्तेमाल किया और अपनी तलवार को अजगर के शरीर में घसीटते हुए उसके मांस में एक बड़ा घाव कर दिया। जब उसका सामना तराजू से हुआ तो उसने पूरी ताकत और गर्मी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चीर डाला। उसने बाकी सब कुछ भुला दिया, बस इस दुष्ट जानवर को मारना चाहता था। उसके शरीर ने ठीक होने की पूरी कोशिश की, लेकिन नुकसान इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि यह प्रक्रिया कारगर नहीं हो पा रही थी। कालकोठरी से निकलने के बाद पहली बार डेमियन के शरीर पर निशान जमा होने लगे। पानी की तेज धारें उसकी ओर आई और उसके पहले से ही टूटते शरीर में छेद कर दिए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी तलवार को एक बार फिर घुमाया और अपने द्वारा किए जा रहे घाव को और गहरा कर दिया। ड्रैगन अब दहाड़ने में असमर्थ था। अंतरिक्षीय पतन के कारण उसके आंतरिक अंग पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके थे और तलवार की स्थिति को देखते हुए उसका मस्तिष्क भी खतरे में था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह यहीं मर जाएगा। तूफान की तीव्रता बढ़ती गई, जिससे डेमियन की पुनर्जीवन क्षमता नगण्य हो गई। दोनों प्रतिद्वंद्वी मौत से लड़ रहे थे। डेमियन की आंखों में पागलपन की चमक थी। कोई चीज उसे इस हद तक पागलपन की ओर धकेल रही थी, पर उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। उसे दर्द महसूस हो रहा था और मौत का खतरा भी मंडरा रहा था, लेकिन इससे उसका खून उत्साह से उबल रहा था। लड़ाई मानो रुक सी गई थी। दोनों प्रतिद्वंद्वी मौत के कगार पर थे, लेकिन डेमियन के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था। उसकी तलवार के चारों ओर एक तेज लौ भड़क उठी, जिसकी गर्मी से आसपास की हवा भी पिघल रही थी। इस आखिरी वार से डेमियन ने अजगर की खोपड़ी को मक्खन की तरह काट दिया। दरार! सब कुछ शांत होने से पहले उस क्षेत्र में एक अंतिम ध्वनि गूंजी। उसके बाद छाए सन्नाटे में केवल एक शब्द ही सुनाई दिया, निगल जाओ। जीवन मरण के उस भीषण संघर्ष से लेकर सब कुछ समाप्त होने तक का संक्रमण इतना अचानक हुआ कि लड़कियां पूरी स्थिति को बिल्कुल भी समझ नहीं पाईं। उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि डेमियन की हालत देखकर उन्हें कितना गहरा डर लगा था। भले ही कुछ समय बीत चुका था, डेमियन अभी भी उस खतरनाक स्थिति का आदी हो चुका था जिससे वह अभी अभी गुजरा था, इसलिए उसके लिए ये सिर्फ एक मनोरंजक लड़ाई थी। जिन लड़कियों ने उसे हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हावी होते देखा था, उनके लिए यह एक गहरा सदमा था।
हकीकत में वह उस लड़ाई में लगभग मर ही गया था। उसकी त्वचा छिल गई थी, उसकी मांसपेशियां गल रही थीं और उसकी पुनर्जनन क्षमता ठप हो गई थी, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान लिए सारा दर्द सहा। ये सचमुच भयावह था। किसी व्यक्ति को किस तरह के दर्द को मुस्कुराते हुए सहने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। रोज और एलेना दोनों के मन में एक ही विचार चल रहा था। रोज को विशेष रूप से कालकोठरी में उसके साथ हुई घटना की कहानी बताई गई थी, लेकिन इसके बारे में सुनना और इसे अपनी आंखों से देखना बिल्कुल अलग बात थी। लड़ाई के दौरान वह क्रूर और पागल सा हो गया था। उसके व्यक्तित्व और हाव भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया था। वह एक अलग ही इंसान लग रहा था, ऐसा इंसान जिसे उनमें से किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। इस स्थिति से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहने वाली एकमात्र व्यक्ति ज़ारा थी। चूंकि वह कालकोठरी में उसके द्वारा लड़ी गई कई भीषण लड़ाइयों के दौरान उसके साथ थी, इसलिए यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने उसे उसके सबसे बुरे रूप में भी देखा था जब उसकी मानवता लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने इस व्यवहार को सामान्य समझा। उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता उस स्तर तक नहीं पहुंची थी कि वह ये समझ सके कि यह बदलाव चिंताजनक है। डेमियन की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। या तो ऐसा था या फिर लंबे समय तक इंसानों के संपर्क में रहने के बाद उसने अपने पागलपन को सफलतापूर्वक दबा लिया था। लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे वह आसानी से छुटकारा पा सके, विशेषकर जब अंततः उसका सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ जो उसे चुनौती दे सकता था और एक ऐसे जानवर से हुआ जो उसे एक और गुण प्रदान कर सकता था, तो वह स्वयं पर से नियंत्रण खो बैठा। अब भी युद्ध समाप्त होने के बाद भी वह समुद्री अजगर के शव के ऊपर उसी चमकती आंखों के साथ खड़ा था। उन्माद की चमक, उसकी मांसपेशियां और त्वचा ठीक हो रही थीं, लेकिन वे पहले जैसी बेदाग नहीं दिख रही थीं। उसकी पुनर्जीवन क्षमता विफल होने के कारण युद्ध के निशान और जलने के घाव उसके शरीर पर बने रहे। हालांकि वे भयंकर नहीं थे और वर्षों पुराने प्रतीत होने के कारण धुंधले पड़ गए थे, फिर भी वे मौजूद थे। तभी लड़कियों ने डेमियन को बोलते सुना। उसकी आवाज, जो अभी भी उसके स्वर रज्जु थोड़े खराब होने के कारण कर्कश थी, में उसने केवल एक शब्द कहा, निगल जाओ। उसके चारों ओर एक गहरा काला कोहरा छा गया जो समुद्री ड्रैगन के सिर को घेरते हुए उसके पूरे शरीर को ढकने लगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से शव ऊर्जा के कणों में वाष्पीकृत होने लगा। जैसे ही ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, डेमियन में एक बार फिर परिवर्तन आया। उसके अंग, जो पहले से ही परिष्कृत हो चुके थे, टूट गए और युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त होने के लिए पुनर्गठित किए गए। बाहरी सुरक्षा बल पर्याप्त नहीं था। हमले से होने वाले नुकसान को भले ही कम कर दिया जाए, लेकिन उसके प्रभाव की शक्ति आंतरिक अंगों को हिला सकती थी और साधक को आसानी से मार सकती थी। उसके अंगों के कठोर होने के साथ साथ उसके शरीर के अन्य हिस्सों में भी परिवर्तन आने लगे। उसके पिछले विकासों के विपरीत, जो मुख्य रूप से शरीर के किसी एक हिस्से पर केंद्रित थे, यह विकास अलग था। समुद्री ड्रैगन का तूफानी गुण शरीर के किसी एक हिस्से पर केंद्रित नहीं था, लेकिन उसके खून में कुछ दिलचस्प बदलाव आने लगे। डेमियन की पशुवंशी रक्तरेखा उसे अपने पहले उत्परिवर्तन के दौरान मिली थी और इसी वजह से यह अपूर्ण थी और हर बार जब वह किसी उपयुक्त पशु का सेवन करता था तो यह एक नए रूप में विकसित हो जाती थी। पिछली बार जब इसने इस तरह का विकास अनुभव किया था, तब इसने 40वीं मंजिल पर वाइवरन को खा लिया था और उस समय तक ये जिस सबसे शक्तिशाली जानवर से विकसित हुआ था, उसकी वंश परंपरा को प्राथमिकता दी गई थी। और अब डेमियन ने ड्रैगन की एक और उप प्रजाति को खा लिया था। जब दोनों वंशों का आमना सामना हुआ तो उन्होंने तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, मानो वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हों। दो अभिमानी तत्वों के बीच टकराव देखकर डेमियन का खून खौल उठा, जिससे दर्द के मारे उसका शरीर कांप उठा और अकड़ गया। इस बार यह कोई बाहरी आघात नहीं था, बल्कि उसका अपना शरीर ही अपने आप से लड़ रहा था। दांत भींचने से उसकी नसें फूल गईं और वह इतनी जोर से दांत पीस रहा था कि एक तेज आवाज सुनाई दी। उसका शरीर कांपने लगा और खून में जलन होने लगी। हालांकि ये टकराव ज्यादा देर तक नहीं चल सका। डेमियन के भीतर किसी अज्ञात स्थान पर उसकी शून्य शारीरिक शक्ति सक्रिय हो गई और उसका सार उसके रक्त में प्रवाहित होने लगा। जैसे ही यह सार दो विरोधी रक्तधाराओं के संपर्क में आया, वे तुरंत शांत हो गईं। इसका प्रभाव जादुई था। उसके शरीर पर हो रही प्रतिकूल प्रतिक्रिया अचानक रुक गई क्योंकि उसकी दो ड्रैगन वंशाएं इस नए सार के मार्गदर्शन में शांतिपूर्वक आपस में जुड़ने लगीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी सामान्य क्रॉस के आकार की पुतलियां लगातार एक ऊर्ध्वाधर और सरीसृप के आकार में बदलती रहीं। डेमियन की खोपड़ी में दो उभार बन गए, जिससे उसके माथे पर ऐसे उभार आ गए जिन्हें उसकी त्वचा सहन नहीं कर पाए। वे तुरंत फट गए, जिससे दो नुकीले सींग निकल आए।
हालांकि वे तुरंत सार तत्व में परिवर्तित होकर उसके शरीर में वापस समा गए। उसकी त्वचा के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह सख्त हो गई और चमकदार स्याही जैसे रंग के शल्कों में बदल गई, फिर सामान्य हो गई। अब जबकि उसकी पशुवंशी वंश पूरी तरह से ड्रैगन वंश में बदल रही थी, शारीरिक लक्षण प्रकट होने का खतरा मंडरा रहा था। फिर भी उसका शून्य शरीर इसे होने नहीं देता था। उसके शरीर में होने वाले किसी भी बाहरी परिवर्तन को नष्ट कर दिया जाता था और उसके भौतिक शरीर को मजबूत करने के लिए ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता था। जैसे ही विकास की प्रक्रिया समाप्त हुई, उसके शरीर के भीतर मौजूद सारा तरल पदार्थ मथने लगा। तर्कसंगत रूप से इससे और अधिक दर्द होना चाहिए था, लेकिन ऐसा जरा भी नहीं हुआ। इसके विपरीत यह उथल-पुथल उसे और भी सशक्त बना रही थी। यह एक तरह की तीव्र प्रत्याशा की अनुभूति थी जिससे डेमियन का मन कर रहा था कि वह आसमान की ओर दहाड़ मारे। और उसने ऐसा ही किया। समुद्र उग्र हो गया और उसके आसपास तूफानी बादल मंडरा रहे थे। बिजली की मोटी काली लकीरें हवा में नाच रही थीं। उसके नीचे पानी में भंवर बन गए और लहरें एक बार फिर चरम पर पहुंच गईं। कोई भी समुद्री राक्षस उस क्षेत्र के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने समुद्री ड्रैगन की आभा के गायब होने का आभास होने के बाद जांच करने की योजना बनाई थी, हिचकिचा रहे थे। ये तूफान पिछले तूफान से काफी छोटा था, लेकिन इसकी तीव्रता में जरा भी कमी नहीं आई। लेकिन मात्र 10 मिनट के भीतर ही यह पूरी तरह थम गया। डेमियन ने तरोताजा महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे बहुत लंबे समय से इतना रोमांच महसूस नहीं हुआ था, यहां तक कि निफ्लहेम में घुसपैठ के दौरान भी नहीं। इस तरह की आमने सामने की टक्करें उसे बेहद पसंद थीं। अपनी लड़ाई खत्म होने के बाद डेमियन वापस उस जगह पर उड़ गया जहां लड़कियां देख रही थीं। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि लड़ाई के दौरान उसकी अवस्था बदल गई थी। खून जैसा लाल आभामंडल छंट गया था और उसकी आंखें लाल और नीलम रंग के अपने सामान्य यिन यान पैटर्न में लौट आई थीं। उसने अपने अंदर उमड़ रही हत्या करने की तीव्र इच्छा को लंबे समय से महसूस न की गई युद्ध की प्यास के रूप में समझा और अवचेतन रूप से इस विषय से बचने की कोशिश की। लड़कियों के पास पहुंचकर डेमियन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। चलिए अब सूखी जमीन पर चलते हैं, ठीक है? रोज और एलेना के मन में पूछने के लिए अनगिनत सवाल थे, लेकिन ये देखकर कि उसकी हालत फिर से स्थिर हो गई है, वे इस पर जोर नहीं देना चाहती थीं। मुझे नहीं पता कि उस स्थिति का कारण क्या था और मैं उस बारे में बात करके दोबारा ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहती। रोज ने सोचा। उसे पता था कि कोई समस्या है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। यह ऐसी बात थी जिस पर उन्हें किसी और समय बात करनी होगी, लेकिन अभी नहीं। इस बीच ज़ारा बेहद उत्साहित थी। ये तो कमाल था, देखो मैं भी कुछ ऐसा ही शानदार कर पाऊंगी। डेमियन ने मुस्कुराते हुए उसके मुलायम फर पर थपथपाया। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करोगी। इतने लंबे समय बाद भी उसे उसके वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और यही बात बहुत कुछ बयां करती थी। एक अज्ञात लेकिन शक्तिशाली वंश निश्चित रूप से उसे कोई असाधारण गुण प्रदान करता, और ये तथ्य कि उसे अभी तक ऐसा कोई गुण प्राप्त नहीं हुआ था, इस बात का प्रमाण था। अगले दिन समूह ने अपेक्षाकृत शांति से उड़ान भरी। हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था क्योंकि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए और एक बार फिर सूखी जमीन पर कदम रखा। अंततः मध्य महाद्वीप। पश्चिमी महाद्वीप के रेतीले समुद्र तटों के विपरीत मध्य महाद्वीप विशाल चट्टानों से घिरे बादल सागर को घेरे हुए था। समुद्र की लहरें इन चट्टानों से टकराकर इनकी सतह पर सर्पिलाकार आकृतियां बनाती थीं। समतल जमीन पर उतरते ही डेमियन और लड़कियां अपने आसपास की हवा का आनंद लेने के लिए कुछ पल रुक गईं। यह अजीब था कि वातावरण में बदलाव लाने वाला कोई ढलान नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उस पवित्रता और दिव्य ऊर्जा की भावना पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें अभी भी वह अंतर्निहित संदेश था जिसका पालन संपूर्ण क्लाउड प्लेन करता था, लेकिन इसका वातावरण कहीं अधिक उदात्त था। यह देखना आश्चर्यजनक है कि अलग अलग जगहों पर माना की अनुभूति कितनी अलग होती है, एलेना ने टिप्पणी की। रोज ने सिर हिलाया। हाँ, एपेरॉन के विपरीत यहाँ कई महाद्वीप होने के कारण यह अधिक स्पष्ट है, लेकिन इससे वास्तव में ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या माना सिर्फ एक यादृच्छिक ऊर्जा है जो यूं ही मौजूद है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि माना में कुछ चेतना हो सकती है? डेमियन ने इस अवधारणा से उत्सुक होकर पूछा। मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन क्या अभिलेखों में कम से कम चेतना का एक बुनियादी स्तर नहीं होता है ताकि वे अस्तित्व में मौजूद प्रत्येक प्राणी का सटीक प्रबंधन कर सकें और उनकी वैयक्तिकता का ध्यान रख सकें? हाँ, ये बात समझ में आती है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसे सवाल पूछने के योग्य है।
सच के खतरनाक होने के पीछे एक पुरानी कहावत है। बाकी दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। कभी कभी सच्चाई जानना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये किसी के आत्मविश्वास और उत्साह को कम कर सकता है और सच्चाई के आधार पर उन्हें निराशा में भी धकेल सकता है। खैर, फिलहाल हम इस तरह की काल्पनिक अवधारणा पर ध्यान केंद्रित न करें। हमें पहले ये तय करना होगा कि हम यहाँ से किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। भविष्य की बात सुनकर रोज के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। हालांकि वह डेमियन का समर्थन करती थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अकेले रहने की तुलना में उसके साथ रोमांच का अनुभव करना उसे कहीं अधिक मजेदार लगता था। एलेना की ओर मुड़ते हुए उसने हल्की सी मुस्कान दी। चूंकि तुम अकेले जा रही हो तो मुझे यहीं छोटी एलेना के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। तुम किसे छोटी कह रही हो? एलेना ने सीना फुलाते हुए चुनौती दी। वह रोज से थोड़ी लंबी थी, इसलिए इस तरह वह उसे थोड़ा नीचा दिखा सकी। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे लंबे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें छोटा नहीं कह सकती। रोज ने एक खास जगह पर निगाहें टिकाते हुए जवाब दिया। अरे, जब दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो डैमियन ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। आखिर उन्हें उसके सामने इस तरह की बातें क्यों उठानी पड़ी? अगर वह बातचीत में दखल देता तो शायद उसे विकृत मानसिकता वाला करार दिया जाता, लेकिन उसे लगा कि बीच में टोकना माहौल खराब करने जैसा होगा। काश हमें पश्चिमी महाद्वीप छोड़ने से पहले नक्शा या कुछ और मांग लेना चाहिए था। वे इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने दिशा निर्देश जैसी कुछ छोटी मोटी सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया था। खैर, मुझे लगता है कि मैं भाग्य को ही अपना मार्गदर्शक बनने दूंगा। मध्य महाद्वीप की सत्ता संरचना के बारे में सुनते ही डैमियन ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था। जेड हेवनली पैलेस के बजाय उसकी रुचि सेलेस्टियल स्टार पैलेस में अधिक थी। आखिरकार केवल नाम से ही उसे लगा कि यह उसके लिए अधिक उपयुक्त है। क्या तुम लोग किसी पंथ में शामिल होने की योजना बना रहे हो? उसने अचानक लड़कियों के फैसले के बारे में उत्सुकता से पूछा। एलेना ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। हमने इस बारे में बात की और फैसला किया कि हम सर्वोच्च परिस्वर्ग की ओर चलेंगे। बिल्कुल सही, रोज ने आगे कहा, यह संप्रदाय केवल महिलाओं को ही स्वीकार करता है, इसलिए हमें किसी भी परेशान करने वाले युवा स्वामी की रूढ़ियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जो लंबे समय में हमारे लिए और अधिक परेशानी का कारण बनेंगी। डेमियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। पता चला कि रोज ने सिर्फ एनीमे देखने के अलावा भी कई शौक पूरे किए थे और धरती पर रहते हुए कुछ उपन्यास भी पढ़े थे। फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। भले ही आप युवा गुरुओं से बच निकले, फिर भी आपकी प्रतिभा के कारण आपको बहुत ईर्ष्या का सामना करना पड़ेगा। आप दोनों को संप्रदाय के भीतर भी सतर्क रहना होगा। चिंता मत करो, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। मुझे लगता है कि हम ये पहले ही साबित कर चुके हैं। डेमियन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। भले ही वह उनकी ताकत जानता था, फिर भी उसे चिंता करने का अधिकार था, है ना? फिर भी उससे खुशी थी कि उन्हें खुद पर भरोसा था। अगर ये दुनिया वैसी ही है जैसा हमने पढ़ा है तो घमंड एक अच्छा गुण है, बशर्ते हम चींटियों की तरह आसमान को चुनौती देने की कोशिश न करें। अपना सिर ऊंचा रखें और किसी के सामने न झुकें जब तक कि वह आपका सम्मान अर्जित न कर ले। पृथ्वी में निश्चित रूप से कुछ रहस्यमय था। अगर यह महज कुछ काल्पनिक उपन्यास होते तो वह इस संयोग को स्वीकार कर सकता था, लेकिन दुनिया भर में मौजूद विभिन्न विधाएं और विभिन्न धर्मशास्त्र प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में विद्यमान वास्तविक दुनिया से मिलते जुलते थे। लेकिन 10 साल पहले तक पृथ्वी का माना से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए ऐसा होना असंभव होना चाहिए था। लेकिन एपिरॉन में डेमियन के अनुभव से पता चलता है कि पृथ्वी पर प्रचलित काल्पनिक कथाएं अन्य लोगों के बारे में कम से कम सत्ता संरचना के मामले में आमतौर पर सटीक थीं। लेकिन पृथ्वी के विश्व कोर को बांधने वाले व्यक्ति के रूप में भी उनके पास जवाब नहीं थे। जो भी हो, अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। लड़कियों को देखकर डेमियन को उनसे अलग होने की थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई। वह अपनी भावनाओं से हैरान था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब वह अपने फैसलों से पीछे नहीं हट सकता था और वह नहीं चाहता था कि लड़कियां उसके मन बदलने के कारण अपनी बनाई योजनाओं को छोड़ दें। बस बाहर सावधान रहना, डेमियन ने हल्के से कहा। रोज ने उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर मुस्कुरा दिया। ये बड़ा बेवकूफ सचमुच खुद से ईमानदार होने से नफरत करता है। अपने बगल में खड़ी एलेना की परवाह न करते हुए रोज ने डेमियन को कसकर गले लगाया और एक चुंबन लिया। पहले के पवित्र चुंबनों के विपरीत इस बार रोज ने जीभ का भी इस्तेमाल किया। डेमियन की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वे बार बार रोज और एलेना को देख रही थीं, लेकिन अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुंबन का आनंद लिया।
वह एलेना से कुछ समय तक नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने उनके इस छोटे से पल को संजोकर रखने का फैसला किया। 1 मिनट बीतने के बाद रोज ने ठान लिया कि बस बहुत हो गया और थोड़ा लाल चेहरा लिए पीछे हट गई। अगर अगली मुलाकात से पहले तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम्हें याद ना आ जाए। एलेना दूसरी तरफ देख रही थी। जाहिर तौर पर उनके स्नेह प्रदर्शन को देखने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने रोज को फिर से बोलते सुना तो वह वापस मुड़ गई और उसने भी विदाई कहने का मौका लिया। रोज के विपरीत उसने डेमियन को बस गले लगा लिया। खैर, जिस तरह से उसने उसे कसकर पकड़ा था उससे ये गले लगाना इतना आसान नहीं था। डेमियन अपनी छाती के अपने सीने से दबने के एहसास को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी उसे रोज की चूहे जैसी आवाज सुनाई दी। उसकी सुनने की क्षमता इतनी विकसित हो चुकी थी कि वह उसे साफ साफ सुन सकता था, भले ही रोज उसे न सुन पा रही हो। सिर्फ हमें ही नहीं, बेवकूफों को भी सुरक्षित रहने की जरूरत है। समुद्री अजगर के साथ तुमने जो किया वैसा खतरनाक काम मत करो। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। डेमियन ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीमी आवाज में जवाब दिया, जिसे केवल वही सुन सकती थी। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा महसूस करती हो और चिंता मत करो। मैं तुम्हें दोबारा उस स्थिति से नहीं गुजारूंगा। जब वह पहली बार प्यार में पड़ा था तब उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर नहीं की थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी कि वह उससे इतना प्रभावित हुई थी। उसे खुशी थी कि वह उसकी इतनी परवाह करती थी, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि उसके लौटने में लगे 4 सालों तक उसने उसे बोझ बना दिया था। वह जितना दिखाता था उससे कहीं ज्यादा उसका ऋणी था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह कुछ समय से उसकी उपेक्षा कर रहा था। इसके पीछे एक कारण था जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बारे में कैसा महसूस करे। पतन से पहले वह उसे पसंद करता था और विरासत मकबरे के मुकदमे के बाद उसके लिए उसकी भावनाएं और बढ़ गईं, लेकिन उसे लगता था कि ये बढ़ी हुई भावनाएं बनावटी थीं। चाहे वह चित्रण कितना भी सटीक क्यों न हो, वह असली एलेना नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि उसके लिए उसकी भावनाएं किसी भ्रम पर आधारित हों। इसलिए वह अनजाने में उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी तरह उन झूठी भावनाओं से छुटकारा पा सके। उसे नहीं पता था कि सब कुछ खत्म होने के बाद वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर भी उसने यह बात स्वीकार नहीं की। उसने गले मिलने से पहले उसे थोड़ा सा दिलासा दिया। विदाई के बाद समूह धीरे धीरे अलग हो गया। डेमियन ने थोड़ी उदास निगाहों से एलेना और रोज की आकृतियों को दूर जाते हुए देखा, फिर ज़ारा की ओर मुड़ा। मुझे लगता है कि अब फिर से सिर्फ हम ही बचे हैं, उन्होंने कहा। हम, ज़ारा ने जवाब दिया। चलो चलें, चलो चलें। वह जुदाई से दुखी भी थी, लेकिन डेमियन के साथ अधिक समय बिताने को लेकर उत्साहित भी थी। भले ही उसे लड़कियां बहुत पसंद थीं, फिर भी उसे वे दिन याद आते थे जब वे दोनों ही साथ होती थीं। ज़ारा की उत्तेजना देखकर मुस्कुराते हुए डेमियन उसकी पीठ पर चढ़ गया। शायद मैं हाल ही में उसे पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो चलिए चलते हैं। हमारे लिए एक बिल्कुल नई दुनिया इंतजार कर रही है। अगले 2 दिनों तक डेमियन और ज़ारा मध्य महाद्वीप के नीले आसमान में उड़ते रहे और अपने आसपास के किसी भी बड़े शहर की तलाश करते रहे। खैर, यह एपेरॉन जितना मुश्किल नहीं था। वे अपने शुरुआती स्थान से कुछ ही किलोमीटर दूर एक बंदरगाह शहर ढूंढने में कामयाब रहे, लेकिन यह वह नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बजाय डेमियन ने वहां बस थोड़ी देर के लिए रुककर ज़ियाओ से प्राप्त थोड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके एक नक्शा खरीदा। उसे पता चला कि इस दुनिया में जीवन कितना महंगा होगा। मुझे यहाँ पैसे कमाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। उसने अपने सभी 10 आध्यात्मिक पत्थरों का इस्तेमाल एक ऐसे नक्शे पर कर लिया था जो विस्तृत भी नहीं था। फिर भी यह उसके लिए काफी था। उसे केवल आकाशीय तारा महल का स्थान जानना था, जो पूरे महाद्वीप में दूसरे दर्जे का संप्रदाय होने के नाते नक्शे पर स्पष्ट रूप से अंकित था। लेकिन यह इस दुनिया में उसके पूरे जीवन काल के लिए पर्याप्त नहीं था। उसका जल्द ही इस दुनिया को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसे पैसे कमाने और अपना गुजारा चलाने का कोई तरीका चाहिए था। ये बहुत ही झंझट भरा काम होने वाला है। फिलहाल उसने इसे नजरअंदाज करना बेहतर समझा और अपना ध्यान वापस अपने हाथ में मौजूद नक्शे पर केंद्रित कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह संप्रदाय महाद्वीप के केंद्र के पास स्थित था, जहां माना की सघनता सबसे अधिक थी। यद्यपि ज़ेड हेवनली पैलेस को ठीक केंद्र में होने का सौभाग्य प्राप्त था, सेलेस्टियल स्टार पैलेस भी इससे बहुत दूर नहीं था। दरअसल दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिद्वंद्वियों का रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा था। ज़ेड हेवनली पैलेस ने सर्वोच्च संप्रदाय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूती से बरकरार रखा था,
लेकिन सेलेस्टियल स्टार पैलेस हमेशा उसके ठीक पीछे रहकर उसे पछाड़ देने के अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। डेमियन को उनकी प्रतिद्वंद्विता की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके बीच इतनी करीबी दूरी को देखते हुए ये प्रतिद्वंद्विता काफी गहरी होनी चाहिए थी। नया होने के कारण डेमियन को नक्शे का पैमाना भी नहीं पता था, जो पूरे मध्य महाद्वीप के आकार के बराबर था। उसने जो कुछ देख पाया उसी के आधार पर उसने नक्शे के आकार का अनुमान लगाया, लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया ने उसे गलत साबित कर दिया। दरअसल मध्य महाद्वीप उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल था। फिलहाल उसे यात्रा करते हुए पूरा 1 सप्ताह बीत चुका था और ज़ारा की गति से भी वह अपने सामने के मध्य क्षेत्र की रूपरेखा को बस थोड़ा थोड़ा ही देख पा रहा था। इस बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि महाद्वीप का यह आधा हिस्सा उतनी ही दूरी पर था जितनी दूरी पर बादल सागर इसे पश्चिमी महाद्वीप से अलग करता था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह पूरा महाद्वीप कितना विशाल होगा। डेमियन ने समय बिताने के लिए खुद को प्रशिक्षण में तल्लीन करने का सोचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिछले 1-2 दिनों से माना की सघनता लगातार बढ़ रही थी और उसे लग रहा था कि यह जल्द ही अपने चरम पर पहुंच जाएगी। दूर से उसे एक घुमावदार पर्वत श्रृंखला दिखाई दी जो उसके नक्शे पर बनी तस्वीर से मेल खाती थी। यही वह बिंदु था जो मध्य क्षेत्र और महाद्वीप के शेष भाग को अलग करता था। इन पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए डेमियन की आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। दूरी के कारण भले ही दृश्य धुंधला था, लेकिन उसने विशाल शहरों को देखा जो अमेरिका के कुछ छोटे राज्यों से भी अधिक दूरी में फैले हुए थे। वे एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन अपनी वर्तमान ऊंचाई के कारण वह उनमें से कुछ को देख पा रहा था। और इतनी ऊंचाई से भी वह इन शहरों से निकलने वाली कई शक्तिशाली ऊर्जाओं को महसूस कर सकता था। इतने सारे तृतीय श्रेणी के लोग और कभी कभार चतुर्थ श्रेणी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी एक चीज पर उन्हें पूरा भरोसा था तो वह थी उनकी आभा संवेदन क्षमता। ये क्षमता उनकी आंखों से उत्पन्न होती थी और जिस तरह का नाम उन्हें मिला था, उन्हें पूरा यकीन था कि यह क्षमता उन्हें धोखा नहीं देगी। इस व्यापक निरीक्षण से ही उसे जो भारी जनशक्ति अंतर का एहसास हुआ, वह उसे चौंकाने के लिए काफी था। आखिरकार एपिरॉन पर तृतीय श्रेणी के सैनिक बहुत कम थे और चतुर्थ श्रेणी के तो और भी कम थे। तो फिर एपिरॉन को भी मध्य जगत क्यों माना जाता है? स्पष्ट रूप से कहें तो वह शक्ति या माना घनत्व के मामले में दोनों की तुलना नहीं कर सकता था। क्लाउड प्लेन कहीं बेहतर था, लेकिन डेमियन ने मंदिर की दीवारों पर बना वह भित्तिचित्र देखा था जिसमें एपिरॉन को अपने चरम पर दिखाया गया था। वह जानता था कि उस समय परिस्थितियां निश्चित रूप से अलग रही होंगी। तो क्या ये युद्ध की वजह से है? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध का ग्रह पर इतना दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ सकता है, लेकिन इसके स्थिर रहने का एकमात्र कारण वे यही सोच पा रहे थे। युद्ध समाप्त हुए 1000 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन दुनिया इससे उबर नहीं पाई थी। हालांकि जिस नॉक्स ने इस पर हमला किया, उन्हें पूरा यकीन था कि वे फिर से सक्रिय हो गए हैं। वे न केवल क्लाउड प्लेन को निशाना बना रहे थे, बल्कि पृथ्वी और कई अन्य ग्रहों को भी। जब उसने दुष्ट साधकों के बारे में सुना तो उसके मन में सबसे पहले यही विचार आया, लेकिन उसने इस विचार को दबा दिया। उसे मानव स्वभाव पर इतना भरोसा नहीं था कि वह यह मान ले कि केवल नॉक्स के अनुयायी ही ऐसे दुष्ट साधना मार्ग अपनाते हैं, और उनमें से कुछ तो सबके सामने ही छिपे हो सकते हैं। वह केवल नाम के आधार पर ही धर्मी मार्ग पर भरोसा नहीं करता था। जहां तक उसे पता था, धर्मी मार्ग वह जगह थी जहां लोग खुलेआम साजिश रचने के बजाय अंधेरे में साजिशें करते थे। वह उन सचमुच अच्छे लोगों के प्रयासों को कमतर नहीं आंकना चाहता था, लेकिन उसका विश्वदृष्टिकोण कम से कम निराशावादी था। उन्हें कभी यह विश्वास नहीं था कि लोग केवल नेक इरादे से काम कर सकते हैं। हर किसी के मन में स्वार्थ होता है, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे लोगों के भी। वे उन लोगों से घृणा करते थे जो बाहर से तो मासूम दिखते थे, लेकिन असल में सबसे बुरे राक्षस होते थे। अपने विचारों में आए बदलाव को भांपते हुए डेमियन ने एक बार फिर अपने आसपास के नज़ारे पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय तक ज़ारा उसे सेलेस्टियल स्टार पैलेस के लगभग पास ले जा चुकी थी। हम नक्शे के हिसाब से तो अगला शहर उस संप्रदाय के सबसे करीब होना चाहिए। चलो वहीं रुकते हैं और जाने से पहले कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, डेमियन ने कहा। ज़ारा ने खुशी खुशी बात मान ली। पिछले 1 हफ्ते की यात्रा के दौरान जब भी वह अपने विचारों में खोया नहीं होता था, तो वह उसे भरपूर साथ देता था। वे न केवल कई विषयों पर बातें करते थे, बल्कि एक बार तो वे उतरे और पहले की तरह रेसिंग भी की। जब वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे तो डेमियन ने देखा कि प्रवेश के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। यह मुझे पिछली बार की याद दिलाता है, उसने आर्चडेल में अपने प्रवेश को याद करते हुए कहा।
उस समय के विपरीत अब आम आदमी की ताकत कहीं अधिक थी। डेमियन शहर में अपना रास्ता खुद नहीं बना सकता था। जिन आम लोगों को उसने देखा उनमें भी बहुत से निम्न वर्ग के लोग थे। लाइन में प्रवेश करने से पहले ज़ारा एक सामान्य गाड़ी के आकार जितनी छोटी हो गई। इस दुनिया में पालतू जानवर कहीं अधिक आम थे, इसलिए कोई समस्या नहीं थी, या कम से कम डेमियन को तो यही लगा। ज़ारा की पीठ पर शांति से ध्यान लगाए बैठे हुए ही उसके पीछे हलचल मचने लगी। रास्ता दो, रास्ता दो, मेरे युवा स्वामी को तुम जैसे गंदे लोगों के साथ कतार में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बुलंद आवाज गूंजी और लोग सचमुच रास्ता देने लगे। गाड़ी के किनारे बने चिन्ह को देखकर उन्होंने अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। ये वान कबीले का प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल सही, वे 4 महान कुलों में तीसरे स्थान पर मजबूती से काबिज हैं। मैंने सुना है कि उन्हें ज़ैड हेवनली पैलेस का समर्थन प्राप्त है। मैंने अपने चाचा से सुना है कि उनके युवा स्वामी का विवाह शिव कबीले की युवती से होने वाला है। लोगों की भीड़ के बीच से गाड़ी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रही, उनकी फुसफुसाहटों से बेपरवाह। तभी ड्राइवर को दूर से एक बड़ी काली बाधा दिखाई दी। रास्ता दो, वरना इस नौकर को तुम्हें कुचलने के लिए दोष मत देना। हालांकि रुकावट टस से मज नहीं हुई। डेमियन, जो अभी अभी ध्यान से बाहर आया था, ज़ारा की पीठ पर शांति से बैठा था और अपने होठों पर उभरने वाली मुस्कान को दबा रहा था। क्या ये युवा गुरु के साथ मेरी पहली बातचीत है? ज़ारा को अपनी स्वाभिमान पर गर्व था, इसलिए डेमियन के निर्देश के बिना भी वह टस से मज नहीं हुई। जैसे जैसे गाड़ी पास आती गई, भीड़ की फुसफुसाहट तेज होती गई। कौन है वो? मैं उसे पहचानता नहीं हूं, लेकिन उसका जानवर बहुत शक्तिशाली लगता है। शायद वह एक एकांतप्रिय युवा स्वामी है। उस जैसे जानवर को रखने के लिए उस व्यक्ति का कुछ रुतबा तो जरूर होगा। वह काफी आकर्षक है। शायद ये बड़ी बहन उसके जरिए सामाजिक सीढ़ी चढ़ सके। सपने मत देखो, महिला। अगर उसमें वान परिवार के रथ को रोकने की हिम्मत है तो वह तुम्हारे जैसी बदसूरत बुढ़िया के जाल में क्यों फंसेगा? आप क्या कहेंगे? गाड़ी ज़ारा के पास पहुंच गई, लेकिन चेतावनी के मुताबिक वो जरा भी नहीं रुकी, बल्कि चालक ने अपने रास्ते में आने वालों को हटाने के लिए अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी। रथ को खींच रहे 2 शेर जैसे दिखने वाले जानवर भयंकर भावों के साथ पूरी गति से दौड़ रहे थे, जिससे हवा के बड़े बड़े झोंके उठ रहे थे जो उनके संपर्क में आने वाले किसी भी साधक को पीछे धकेल रहे थे। हालांकि जैसे ही जानवर ज़ारा से टकराने वाले थे, वे अचानक रुक गए। ऐसा उनकी इच्छा से नहीं हुआ था, बल्कि उनके पंजे जमीन से इस कदर जम गए थे कि दोनों सतहें लगभग एक हो गई थीं। अगर जानवर जरा भी जोर लगाते तो उनके पंजे उनके शरीर से अलग हो सकते थे। गाड़ी के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक विशाल आभा का गुबार सा छा गया। इस नौजवान को रोकने की हिम्मत कौन करेगा?